हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं 1917 की। तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है, एक तो ये बहुत आता है। तो 1917 कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी पहली अध्यक्ष कहें, पहली अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एनी बेसेंट थी। जबकि इसी चीज को आप अगर दूसरी चीजों से कनेक्ट करना चाहोगे तो 1917 के बाद में 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनेंगी सरोजनी नायडू। और थोड़ा आगे जाओगे तो 17 और 25 के बीच में 8 ईयर का डिफरेंस है। 17 और 8 25, 25 और 8 33। तो 33 में तीसरी महिला, याद हो जाएगा, 17 25 33, करो कनेक्ट। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1933 में दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। और 1933 में तीसरी महिला अध्यक्ष, वैसे तो इनका सही नाम था नेल्ली सेन गुप्ता, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में से बोलते हैं नलिनी सेन गुप्ता। तो नलिनी सेन गुप्ता जो थी, ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। आई होप तीनों बातें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। कोई समस्या है यहाँ तक? 1917, 25 और 33, ये 3 ईयर है जहाँ 3 महिला अध्यक्ष जो हैं वो बनी हैं। एक एक करके, पहले एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला 1925 में, सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू का सेशन कौन सा है? तो कानपुर अधिवेशन था, कानपुर सेशन था या कानपुर अधिवेशन था। जबकि 1933 का जो नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष बनेंगी, उनका अधिवेशन जो है वो क्या है, फिर से कलकत्ता अधिवेशन है। यहाँ से यूपीएससी ने भी बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, मैप पे दे दिया था और पूछा था ये कौन कौन से सेशन है। ठीक है, मैप पे दे दें, कहीं भी दे दें, तो आपको समझ में तो आ ही रहा है कि कलकत्ता है, कानपुर है, फिर कलकत्ता है। और ए बी सी ऐसे पॉइंट दे दिए थे, फिर कह रहे थे मैच करो। तो सिंपल सी चीज को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया था। अब 1917 में ही बेटा दो और इंसिडेंट हैं जो महत्वपूर्ण है। एक इंसिडेंट में हम बात करते हैं, अब गांधी जी एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। तो 1917 में गांधी जी करेंगे चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण बिहार में था। और चंपारण सत्याग्रह में क्या समस्या थी, तो यहाँ एक तिनकठिया पद्धति चलती थी। कौन सी पद्धति? तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम का मतलब क्या होता था, किसान के पास जो भी टोटल लैंड है उसके 3/20 भाग पर, 3/20 पार्ट पर इंडिगो कल्टीवेशन या नील की खेती करना कंपलसरी था। फिर नील की खेती से एक और समस्या ये हो रही थी कि जो जमीन है या सॉइल जो है, मृदा जो है, वो कैसी हो रही थी, फर्टाइल नहीं रह रही थी। तो मृदा की उत्पादकता कम हो रही थी। प्लस यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो इसके विरुद्ध राजकुमार शुक्ल ने, ये पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था या कौन बुलाए के लाए थे, तो महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। और पता है क्या आंसर दे देते हैं, राम कुमार शुक्ल। तो राज है ये कि भैया गांधी जी चलो, राम नहीं है। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यहाँ पर बुलाया था। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन सफल हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह। लेकिन बोले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत में चंपारण है और चंपारण बिहार में है। अब हमने आपको कल एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? हमने कहा था कि नील विद्रोह या नील आंदोलन, इंडिगो अपराइजिंग या इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ? 1859 60, 1859-60 में हुआ नील विद्रोह। कहाँ हुआ?
बंगाल में हुआ, वेरी गुड। दूसरी बात, तीसरी मैंने बात कही थी कि इसमें कौन सी प्रथा थी, आप बताओ। ददनी प्रथा, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ तिनकठिया पद्धति थी, वैसे ही वहां नील विद्रोह में कौन सी प्रथा थी? समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? देखो हमने आपको बताया किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइव वाले थोड़ा बताना, वाइट अच्छा दिख रहा हो तो बढ़िया है, वाइट से भी लिखा करेंगे। हाँ, नील विद्रोह, इसे बोलते हैं इंडिगो अपराइजिंग या इंडिगो रिवॉल्ट। कब था ये? 1859 या 1759? 1859 60 में। और कहाँ हुआ नील विद्रोह? बेटा ये बंगाल में हुआ, ठीक है। और यहाँ प्रथा कौन सी थी? तो ये ददनी प्रथा थी, ददनी सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? ददनी सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर नील विद्रोह में बेटा जो नील की खेती करने वाले किसान थे, इनका भी बहुत शोषण हो रहा था, तो जिसके विरोध में नील विद्रोह कर दिया गया। चली गई क्या? ठीक है। अब यहाँ पर इनकी दशा जो खराब थी, इनकी जो कंडीशंस थी, इनकी बुरी दशाओं का वर्णन किसने किया और किसमें किया? वेरी गुड, नील दर्पण। तो नील दर्पण जो थी उसमें इनकी स्थितियों का वर्णन किया गया था। और ये नील दर्पण के संपादक कौन थे? क्या? दीनबंधु मित्र, देशबंधु तो नहीं? ठीक, तो दीनबंधु मित्रा या दीनबंधु मित्र जो थे, इन्होंने इनकी दशा का वर्णन किया था। तो एक तो बेटा डायरेक्ट पूछा गया नील दर्पण में किसकी दशा का वर्णन किया गया। अब देखो समझना, नील दर्पण ना, यहाँ भी नील की खेती है चंपारण में, लेकिन चंपारण में जो नील की खेती है उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं नील दर्पण में। नील दर्पण में किसकी खेती का वर्णन कर रहे हैं? नील की तो है, लेकिन ये बंगाल की है। तो बंगाल के जो किसान हैं जो नील की खेती कर रहे हैं, उनकी बुरी दशा का, उनकी कंडीशंस का वर्णन किया जा रहा है। और इसके संपादक या एडिटर कौन है? दीनबंधु मित्र। इन्हें हम बोलते हैं दीनबंधु मित्रा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने एक ददनी, अब ददनी कई बार आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ददनी प्रथा क्या है। जैसे भाई तिनकठिया तो आपको समझ में आ गई कि 3/20 भाग पे खेती करो, तो ददनी क्या है? अच्छा, और बोलो कोई। तुक्का मार रहे हो? तुक्का नहीं, अच्छा लॉजिक। हाँ, चलो और बोलो, ददनी क्या है? ददनी, ददनी एक तरीके से पेशगी जैसी प्रथा होती थी। पेशगी समझते हो? एडवांस, कि हमने ये दे दिया और हम आपको इतने भाव में ये चीज खरीदेंगे। तो पहले पैसा देते थे और फिर सस्ते भाव में खरीदते थे। तो पेशगी होती थी एक तरीके से, जिससे कि किसानों को, जैसे आपने देखा होगा आज भी अगर आप देखें ना, जैसे सॉस के लिए टमाटर चाहिए, तो ये शुरू में ही डील कर लेते हैं बहुत सारे उद्योगपति और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। और जब टमाटर होंगे, अब मान लो मार्केट में टमाटर 50 रुपए किलो चल रहे हैं, लेकिन उनने डील कैसी कर ली पेशगी देके कि 20 रुपए किलो में हम टमाटर खरीदेंगे। तो किसानों का तो नुकसान है ना। समझ में आ रहा है? बड़ी बात यह है कि अगर सस्ता हो गया तो कई बार ये लोग पलट भी जाते थे। तो ये दोनों तरीके से फायदा लेते थे कि सस्ता हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे और महंगा हुआ तो हम जबरदस्ती खरीद लेंगे। तो ऐसी दोनों स्थितियों में किसका नुकसान हो रहा था? किसानों का। तो बंगाल के किसानों की स्थिति का वर्णन नील विद्रोह में किया जा रहा था, ठीक है। समझ में आ रही? अच्छा, नील विद्रोह का कोई नायक भी था? कौन थे? वेरी गुड। तो इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास जो है इसके नेतृत्वकर्ता या लीडर थे। कौन लीडर थे इनके? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जरा आप लोग, नील विद्रोह और चंपारण, ये आपके किस क्वेश्चन में काम आ सकते हैं मेंस के?
एक क्वेश्चन आता है आपके मीन्स में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, हम एक ही पढ़ा देते हैं, बाकी सब फंस जाता है उससे। भारत में किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो किसान आंदोलन में चंपारण भी किसानों का ही है, क्योंकि नील की खेती वाले किसान है। ये भी किसका है? किसानों का है। तो ये दोनों आपके उस आंसर का हिस्सा भी बन जाएंगे। और जब भी कैसे किसान आंदोलन आए तो आपको देखो क्या करना है। चंपारण सत्याग्रह 1917, लोकेशन या अवस्थिति बिहार, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कौन सी पद्धति है? तिनकठिया पद्धति, नेतृत्व करता गांधी जी और इनके साथ में राजकुमार शुक्ल, अन्य लोग। सेम चीज आप यहाँ बता सकते हो। 1859-60, लोकेशन बंगाल, पद्धति ददनी प्रथा, नेतृत्व करता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, लीडरशिप, ठीक है। तो किसके विरोध में? कारण क्या हो गया? ददनी प्रथा के विरोध में। यहाँ किसके विरोध में? तिनकटिया पद्धति। देखो आपको आंसर में डायमेंशन आनी चाहिए, आपका उत्तर तो ऑटोमेटिकली लिखेगा, ठीक है। और परिणाम सफल। यहां सफल अफल कुछ नहीं, यहां तो बुरी स्थिति थी। तो इस घटना का वर्णन नील दर्पण में किया गया। किसने किया? दीनबंधु मित्रा ने किया था। इतनी बातें आप आराम से कर सकते हो, और यही क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यही आते। अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। अब गांधी जी यहाँ पे पॉपुलर होना शुरू हो गए 1917 में। अब गांधी जी बोलते ना, जैसे बोलते पुष्पा रुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। पुष्पा से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं गांधी जी की, बट अब गांधी जी रुकने वाले नहीं हैं। तो अब गांधी जी आगे बढ़ेंगे, और यहां से गांधी जी जब आगे बढ़ेंगे तो 1918 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1918। और 1918 में दो घटनाएं गांधी जी की महत्वपूर्ण है। एक है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। अब आप लिखना नहीं, पहले समझना। और 1918 में ही एक घटना है खेड़ा सत्याग्रह। क्या है बेटा? खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, ये दो इंसिडेंट 1918 के बहुत महत्वपूर्ण। अरे देख 1917 में एक चीज छूट गई अभी जो मैंने बताई थी। मैं बैक जा रहा हूं थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बताया? 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा किसने की थी? तो 20, अभी हमने बता भी दिया था हालांकि ये चीज। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, और इस मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद में क्या किया था एनी बेसेंट ने? अपनी होम रूल लीग को वापस ले लिया था। इसी मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर जो एक्ट आएगा 1919 में, वो होगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा अधिनियम होगा? इसी के साथ, मतलब इसी चीज में जो वर्णन था घोषणा में, उसी के आधार पर 1919 का अधिनियम आएगा, 1919 का एक्ट, जिसका नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। अभी अपन इस पे बात करेंगे, बस वो तो 17 के साथ कनेक्ट करनी है, इसलिए मैंने इतना सा आपको बता दिया। तो 1917 में हमने क्या क्या देखा? देखो बेटा, एक देखा चंपारण सत्याग्रह, एक देखा मॉन्टेग्यू घोषणा, एक देखा कलकत्ता अधिवेशन। ये तीन 1917 की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। 1918 में जब हम आए तो हमें ये चीज ध्यान रखनी, बहुत सारी किताबों में भी ये चीज गलत दी है, पहले खेड़ा दिया है फिर अहमदाबाद दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गांधी जी के आंदोलनों को क्रम से बताइए। तो पहले तो चंपारण हो गया 17 में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ कंफ्यूजन होता है जन लोगों को, क्योंकि दोनों 18 के हैं। तो ऐसे याद रख लो, ए से अहमदाबाद, तो ए पहले आता है कि के? तो ए पहले आता है। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। अब इसको हम समझते हैं। यहां तक हो गई बात क्लियर? अभी तक की बात है, कोई समस्या? चलो अब देखो आप थोड़ा सा कहानी का मजा। 1918, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अभी लिखा है मैंने। तो अहमदाबाद में क्या हो रहा है? हड़ताल हो रही है। और हड़ताल कौन कर रहे हैं? मिल वर्कर्स
कंपनी के जो वर्कर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ बेटा कारण क्या है? कारण है प्लेग बोनस। क्या है? प्लेग बोनस। तो प्लेग बोनस को लेके पहले क्या हुआ था, अहमदाबाद में प्लेग फैला था और प्लेग के कारण दिक्कत हुई थी वर्कर्स को कंपनी में, तो उन्हें एक बोनस दिया जाता था। अब अहमदाबाद में प्लेग हो गया समाप्त। जब प्लेग समाप्त हो गया, साइंस पूछ रहे थोड़ा सा कि प्लेग किससे फैलता है? चूहे तो केवल कैरियर है, होता किससे है प्लेग? वेरी गुड, कोशिश करो, बहुत बढ़िया, ट्राई करो ट्राई करो। वेरी गुड, पास्चुरेला पेस्टिस, एक और था इसी का नाम, यर्सीनिया पेस्टिस। अरे मेंस में आया है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था मेंस का। प्लेग कुछ नहीं, देखो प्लेग जो है एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिसीज है। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक के पीछे जो कारण था वो था प्लेग बोनस। उस समय जो कंपनी मालिक थे या मिल ऑनर्स जो थे, उन्होंने प्लेग बोनस बंद कर दिया था और वर्कर्स की डिमांड थी कि आप प्लेग बोनस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत कम बोनस देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन मजदूर जो है वो ज़्यादा बोनस चाहते थे। अब यहाँ थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। प्लेग जो है एक संक्रामक या इन्फेक्शियस डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है, तो जीवाणु जनित रोग है। यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस इसका कॉजिंग एजेंट है। चूहों से ये फैलती है, तो वाहक या कैरियर क्या है? चूहे हैं, फ्लाई वगैरह है। ठीक है, और इसमें लिम्फ नोड फूल जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, बुखार आता है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने इतिहास वाले क्वेश्चन पे आगे। तो भैया क्या किया, प्लेग बोनस मना कर दिया और कंपनी मालिक का कहना यह था कि प्लेग है ही नहीं तो बोनस किस चीज का। अब मजदूर जो कह रहे थे, देखो अब हर बार आपको मैंने कहा ना कि घटनाएं ना यहां से चलेंगी। क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बेटा प्रथम विश्व युद्ध, अब देखो युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई युद्ध हो, आपदा, युद्ध भी एक ट्रेजेडी है, आपदा है, डिजास्टर है। तो इन स्थितियों में क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है। जैसे कोविड आया था, महंगाई बढ़ी थी कोरोना के दौरान, तो इन्फ्लेशन बढ़ा। ऐसे तो इकोनॉमी में पूछ लूंगा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन की सही शब्द इकोनॉमी के हिसाब से इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। थोड़ी देर के लिए आप मान लो महंगाई बढ़ गई, आप सामान्य बात समझ लो, वस्तुओं के मूल्य जो है वो महंगे हो गए हैं। तो इकोनॉमी में बताएंगे, बाद में बात करेंगे। चलें, छोड़ें यहाँ कि सुनना है? सुनना तो है, मन में है ख्याल ऐसा कि इन्फ्लेशन क्या है। बता दो भैया, आप लोग बताओ क्या है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होता है बेटा, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी। आप लोग बड़े आश्चर्य में होंगे कि मुद्रा 100 रुपए का नोट क्या 90 का रह जाता होगा? क्या, फिर से बोले? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? सामान्य भाषा में इसे महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी। समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आई, थोड़ा और आगे बात करते हैं। आपने जैसे कोविड, एक तरीके से कोविड क्या था? आपदा थी, डिजास्टर था ना कोरोना। तो कोरोना के समय अगर आपने अमरूद खरीदे हों, वाटरमेलन खरीदा हो, जो वाटरमेलन गर्मियों में कितने रुपए किलो आता है? हार्डली 20 रुपए किलो। उस टाइम में वो 50 रुपए किलो हो गया था, क्योंकि मिल ही कम रहे थे।
एक ठेला वाला निकलता था तो उस पर तो ऐसा मचता था कि अच्छा, और बड़ी बात, उसको भी सर्फ से धोते थे, धो धो के खाते थे। तो क्या हो रहा था कि अब क्यों बढ़ गई थी महंगाई? क्योंकि आपदा थी। तो अब जैसे 20 रुपए किलो की चीज 50 रुपए किलो हो गई, तो आप समझो ना, जो 20 रुपए का नोट था उसकी वैल्यू घट गई, क्योंकि पहले 1 किलो चीज आती थी 20 रुपए में, अब 20 रुपए में लोगे तो कितनी आ रही है? अगर 50 रुपए किलो हो गई तो 400 ग्राम। समझ पा रहे हो ना, मेरा मैथ ठीक है? तो अब आप इसको समझो कि क्या हो रहा है। तो 20 रुपए में जो चीज पहले 1 किलो मिल जाती थी, अब वो 400 ग्राम मिल रही है। यानी कि मुद्रा की वास्तविक स्थिति कैसी हुई? उसकी कमी हो गई। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि 20 रुपए का नोट 10 रुपए का रह गया, लेकिन उसकी परचेजिंग पैरिटी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो इसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये बहुत सरल है, लेकिन आता है एग्जाम में, लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, हमें इतिहास पढ़ना है। तो विश्व युद्ध चल रहा था पहला। अब वर्कर्स का कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई बढ़ गई है, तो आप प्लेग बोनस जो दे रहे थे, प्लेग तो खत्म हो गया लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना, तो आप हमारा बोनस दो हमें। इस बात को लेके विवाद था। फिर कौन आएंगे हमारे? गांधी जी। तो मजदूरों ने क्या किया? गांधी जी को बुला लिया, और गांधी जी ने भी हड़ताल का समर्थन किया। और गांधी जी ने समर्थन तो किया, गांधी जी खुद भी अनशन पर बैठ गए। बोले ठीक है, आप नहीं दोगे बोनस, हम अनशन करेंगे। तो अनशन कहाँ किया पहली बार? अहमदाबाद में। तो पहली याद रखना, चंपारण में अनशन नहीं किया गांधी जी ने। और अनशन क्या, गांधी तो बोले हम आमरण अनशन करेंगे, फास्ट अंटिल द डेथ, तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक मर ना जाए। अब गांधी जी ने पहली बार यहाँ अनशन किया, तो ये पूछा जाता है गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ की, अनशन कहाँ किया? तो अहमदाबाद में अनशन किया। आ से आ को कनेक्ट कर लोगे? ठीक है, ए से एफ को फास्ट नहीं कराना, फास्ट कराओगे तो फिर नहीं होगा कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए अब इतना तो समझ ही जाओगे, कोई समस्या है नहीं। तो पहली बार गांधी जी ने अनशन किया, और फाइनली यहाँ पर प्लेग बोनस एक कमेटी बनाई गई जिसमें गांधी जी को भी रखा गया, और 35% प्लेग बोनस जो है वो देने की बात कर दी गई, और गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हो गया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, एक है क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक कब हुई? 1918 में। कारण क्या था? प्लेग बोनस था। कितने परसेंट बोनस कर दिया गया? 35% बोनस कर दिया गया। गांधी जी ने पहली बार अनशन या फास्ट कब किया? तो 1918 में ही फास्ट किया था। सब क्लियर? कोई समस्या? और इसके पीछे फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? प्रथम विश्व युद्ध से। तो अगर आप इतिहास को, मैंने कहा ना कि आपको जाना पड़ेगा बार बार पीछे, आप पीछे नहीं जाएंगे तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, या एक समय के बाद भूल जाएंगे। फिर कौन सा सत्याग्रह आता है? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। बेटा ये जो खेड़ा आंदोलन था ये भी 1918 में है, लेकिन ये अहमदाबाद के बाद है। ठीक है, कब है? अहमदाबाद के बाद में है। ठीक है, अब खेड़ा कहाँ है? तो आप जानते हैं खेड़ा गुजरात में है। कारण क्या था? तो फसल खराब हो गई थी, क्रॉप। ठीक है, तो फसल खराब हो गई थी बेसिकली। ठीक है, अब फसल हुई नहीं, तो बेटा एक रेवेन्यू कोड था अंग्रेजों के समय, राजस्व संहिता थी, ये कहती थी कि अगर फसल नहीं होगी, फसल खराब हो जाएगी, तो आपसे कोई टैक्स या लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। अब फसल खराब हो गई, और ये क्या कह रहे हैं कि भू राजस्व दो। क्या दो? लैंड रेवेन्यू या टैक्स जो है वो दो। तो अब जब ऐसी स्थिति बनेगी कि भाई फसल खराब हो गई और भू राजस्व हम कहाँ से दे दें, तो गांधी जी को यहाँ बुलाया गया। चंपारण में किसने बुलाया था? बोलो। राजकुमार शुक्ल ने। यहाँ पर गांधी जी को जो बुलाएंगे वो होंगे इंदुलाल याग्निक। कौन होंगे? इंदुलाल याग्निक। तो इंदुलाल याग्निक साहब जो थे, इन्होंने
यहाँ पर गांधी जी को बुलाया, या यूं कहें कि अच्छे से गांधी जी के साथ में पार्टिसिपेट किया था खेड़ा में। इसके अलावा यहाँ अब चूंकि गुजरात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, निश्चित रूप से होंगे, और भी नेता होंगे। तो इंदुलाल याग्निक यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से राजकुमार शुक्ल अहमदाबाद में थे। ठीक, गांधी जी को पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे गुजरात खेड़ा में, फिर जैसे तैसे गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। गांधी जी पहुंच गए तो अंग्रेज समझ गए कि यहाँ भी दाल नहीं गलने वाली है। तो गांधी जी के जैसे ही यहाँ पर इस घटना में गए और गांधी जी ने इसका समर्थन किया खेड़ा आंदोलन का, तो इनडायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिया गया कि जो लोग देने में कैपेबल नहीं है टैक्स या लगान, उनसे कर ना वसूला जाए। भैया अब एक बात बताओ, किसान या पीजेंट्स हैं, फसल खराब हो गई है, कोई कर दे पाएगा? नहीं। तो किसी ने कर दिया होगा? नहीं। तो किसी ने भी जब कर दिया ही नहीं, टैक्स नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आंदोलन सफल रहा। तो इसका भी यहाँ पे क्या होता है, ये आंदोलन रिजल्ट के रूप में हम देखते हैं तो गांधी जी का एक और सफल आंदोलन, सक्सेसफुल जो मूवमेंट थी, ये हो जाती है। जब गांधी जी के तीन, कौन कौन से, सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों पहले तीन आंदोलन सफल हो गए, तो अब गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में यहाँ सामने आने लगे। कोई समस्या? 1917 चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया पद्धति और राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, ठीक है, कारण प्लेग बोनस, पहली बार गांधी जी ने अनशन किया और प्लेग बोनस देने के लिए 35% स्वीकार कर लिया गया। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में है, इंदुलाल याग्निक महत्वपूर्ण सहयोगी और बुलाने वाले थे। यहाँ फसल खराब हो गई थी, लैंड रेवेन्यू या कर देने की बात की जा रही थी, जिसे किसान मना कर रहे थे, गांधी जी ने भी मना किया, और फाइनली एक इनडायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिया अंग्रेजों ने कि जो लोग कैपेबल नहीं है वो टैक्स ना दें। तो कोई भी कैपेबल था नहीं, किसी ने टैक्स दिया नहीं, और ये भी सफल हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए, गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, मास मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी, क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? गांधी जी का पहला जन आंदोलन या मास मूवमेंट कौन सा था? वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, समझना। 1917 में पीजेंट या किसान, तो स्पेशल क्लास के लिए विशेष वर्ग किसान है। 1918 में अहमदाबाद में कौन है, सारी जनता आंदोलन कर रही है क्या? नहीं। कौन कर रहे हैं? श्रमिक, लेबर, वर्कर। 1918 में खेड़ा, फिर से कौन? किसान। तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन अभी नहीं हुआ, अब होगा 1920 में, असहयोग या नॉन कॉपरेशन। और देखो, जन, जनता, मास मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट, जहां पब्लिक पार्टिसिपेट करे। अभी सारी पब्लिक तो पार्टिसिपेट कर नहीं रही है, यहाँ तो वर्ग विशेष के लिए। अच्छा, अब मैंने कहा था कि भारत में किसान आंदोलन का वर्णन, तो कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ लिए हमने? चंपारण, अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद मजदूरों का है, किसान में नहीं, फिर गड़बड़। खेड़ा, और उससे पहले नील विद्रोह, नील आंदोलन। देखो, ऐसे ही कनेक्ट करना है आप ना, आप पढ़ के, कम पढ़ के ज्यादा कर सकते हो अगर सही तरीके से पढ़ते हो तो ये तीन अभी हमने पढ़ लिए, और तीनों को हम किस क्वेश्चन में डाल सकते हैं? किसान आंदोलन में। अब यहां से जो आगे की, यहां तक की स्थिति सबको क्लियर होगी? किसी को नोट डाउन करना है? हो गया सभी का? आगे बढ़े? कुछ भी? जल्दी बोलिए, कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आप तो देख लीजिए अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए बस। जी,
किसी ने, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है अहमदाबाद में। हो गया, चलें आगे बढ़े। तो ये हुई बात हमारी 1918 की। अब जब हम आगे चलते हैं तो आ जाता है 1919। अब सारी कहानी बस यहीं से शुरू होगी और यहाँ की कहानी हमें 1900, मतलब मैं बोलूँ तो 1932 तक का इतिहास यहाँ से कनेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जो घटनाएं होंगी, जैसे अभी कुछ कुछ घटनाएं अलग अलग हो रही थी, वे चंपारण अलग था, खेड़ा अलग था। अब जो कुछ होगा वो यहीं से घटेगा 1919 से, और बहुत अच्छा कनेक्ट होगा। तो बिल्कुल आराम से आपको सुनना है, मैं बोर्ड छोड़ दूंगा, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। पीछे का देखना हो तो इस वाले एरो पे क्लिक कर देना, आगे का देखना हो तो इस एरो पे क्लिक कर देना, बस डिलीट नहीं करना, ठीक है, जिससे कल भी हम आपको रिवीजन करा पाए। तो अब यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? तो बेटा एक कानून आता है रॉलेट एक्ट। क्या आता है? रॉलेट एक्ट। सुना होगा सबने, बचपन से सुनते आ रहे हैं, 9, 10, 7, 8 में हम खूब पढ़ते थे कि रॉलेट एक्ट आया था जिसका हमने विरोध किया था। तो रॉलेट एक्ट जो था, इसी को हम बेटा कहते हैं काला कानून, यानी ब्लैक लॉ। तो ये काला कानून था। इस कानून की एक विशेषता थी बहुत बढ़िया, इसे कहा जाता था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के काला कानून। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे हर्षित पे शक है, मैं अंग्रेज और ये भारतीय, कि ये कोई कांड कर सकते हैं या इनने कोई कांड किया है, ठीक है हर्षित, और मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भाई शक तो पति पे हो जाता है, लोगों को करवा दो गिरफ्तार, ठीक है, पत्नी पे हो जाता है, मतलब शक तो शक है, शक का कोई इलाज है क्या? अब अंग्रेजों को तो पूरे भारत पे शक था। तो ऐसे में भाई साहब बोलते थे ये क्रांतिकारी है, और ये क्रांतिकारी तो बोलते नहीं थे उनको, तो आतंकवादी बोलेंगे, क्योंकि उनके देश के लिए, उन लोगों के लिए तो हम क्रांतिकारी हैं। हम क्रांतिकारी तो हम बोल रहे हैं क्योंकि हम भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से तो ये टेररिस्ट से कम नहीं है। तो मुझे हर्षित पे हुआ शक और मैंने हर्षित को कर लिया गिरफ्तार। अब हर्षित की जगह हम इन दोनों को दो नाम देते हैं, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर या सैफुद्दीन किचलू। तो हर्षित को बना देते हैं डॉक्टर सत्यपाल और इन्हें बना देते हैं हम सैफुद्दीन किचलू। तो क्या हुआ, जब ये रॉलेट एक्ट आया तो ये कैसा है? काला कानून है ये, और शक के आधार पर इस किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका विरोध किया, ठीक है, किसने? एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, इन्होंने जब इस कानून का विरोध किया तो इन दोनों को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया, ठीक है, क्या कर दिया बेटा? गिरफ्तार कर दिया। अब जब ये गिरफ्तार हो गए, एक तो गलत कानून लाए, और हम, अब भाई साहब ये दोनों लोग विरोध कर रहे थे, बोले नहीं नहीं चाहिए काला कानून, रॉलेट एक्ट समाप्त करो, काला कानून नहीं चाहिए, ठीक है, ये बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के काला कानून है। बोले रुको हम तुम्हें बताते हैं। तो इनको हमने अरेस्ट कर लिया। अब हम अंग्रेज और ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, गलत करो और गिरफ्तार करो। तो अब जनता और गांधी जी इसका विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने विरोध किया। अब रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे तो गांधी जी करते क्या है? तो गांधी जी करते हैं सत्याग्रह। तो गांधी जी ने क्या सत्याग्रह शुरू कर दिया? बोले हम रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, ठीक है।
अब और क्या होता है, चूंकि ये लोग पंजाब के लीडर थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो पंजाब में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, किनकी गिरफ्तारी के विरोध में, अपोज करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो पंजाब में कहा, अमृतसर में, और अमृतसर में कहा, जलियांवाला बाग। ठीक है, तो बेटा जलियांवाले बाग में एक आम सभा, जनरल असेंबली बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? आम सभा। ये बैसाखी वाला दिन था, 13 अप्रैल, कब थी? 1919 को। तो लोग इकट्ठा हुए इस जलियांवाले बाग में और लोगों ने इस पे भाषण देना शुरू कर दिया कि गलत बात है ये, एक तो गलत कानून लेके आए और गिरफ्तार कर लिया, हम इसका विरोध करते हैं। गांधी जी को पता चला आम सभा हो रही, तो गांधी जी भी पहुंच जाते हैं अमृतसर, तो इन्हें तो रेलवे स्टेशन पे पकड़ दिया जाता है, तो गांधी जी पहुंच ही नहीं पाते स्थल पे, बच गए गांधी जी। तो कांड में फंस जाते तो किस्सा खत्म हो जाता। अच्छा, भाग्य भी लोगों का साथ देता है। तो अब क्या हुआ, बोलते ना किस्मत बहादुरों का साथ दे दी, तो गांधी जी को वहीं बहादुरी के कारण रेलवे स्टेशन पे ही पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर बेटा इस बाग में एक कौन पहुंचता है? ठीक है, तो यहाँ पहुंचता है बेटा M.O. डायर। ऐसा है क्या? बस ये कल भी मैडम बता रही थी आप लोगों को, हम सुन रहे थे वहां पे। क्या बताया था मैडम ने? अब हम यही पूछेंगे पहले तो। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रख लो, राइफल लेके गए ना, बंदूक लेके, बंदूक को राइफल बोलते हैं। तो जो R डायर था, कौन सा डायर? 2 डायर है भाई साहब। तो जो R डायर है, रेगिनोल्ड डायर, क्या नाम है इसका? रेगिनोल्ड डायर। तो गोली किसने चलवाई? ये गया, एक ही गेट था जलियांवाले बाग में, मेन गेट पे ये लोग खड़े हो गए। कोई गया जलियांवाला बाग? देखा है किसी ने? नहीं। तो खड़े हो गए। आज भी उस बाग में दीवालों के अंदर होल दिखाई देते हैं, आप नेट पे भी अगर सर्च करेंगे तो, गोलियों के निशान। तो ये इसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बिना किसी चेतावनी के आप भाग जाओ कि तुम बंद कर दो सभा, कुछ नहीं। और वो तो लड़ तो रहे नहीं थे, वो तो बस सभा कर रहे थे। तो R डायर पूछा जाता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई? R डायर ने। और उस समय जनरल कौन था पंजाब का, या गवर्नर जनरल कहें पंजाब का, ठीक है, तो वो था माइकल O. डायर। ठीक है, तो पंजाब में जो गवर्नर थे उस समय माइकल O. डायर थे, M.O. डायर। ठीक है, तो पंजाब में गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? माइकल O. डायर थे, जबकि रेजिनाल्ड डायर लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने गोलियां चलाई थी, दोनों को अच्छे से याद रखना। अब देखो, आपको पता है कि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों को प्रेरित किया था कि आप ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में शामिल होइए और पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कीजिए। अब और चिढ़ने लगे लोग गांधी जी से। अब गांधी जी को समझ में आया हम किन का सपोर्ट कर रहे थे, इनने तो कांड कर डाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर डाला इनने। जब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर डाला, तो अब गांधी जी एकदम विरोधी हो गए, बोले नहीं ये खराब है। पहले गांधी जी सोचते थे कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो गड़बड़ हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं तो सब ठीक है, लेकिन अब गांधी जी का नजरिया थोड़ा सा इनके प्रति बदला। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी अंग्रेजों के विरोधी हो गए अच्छे खासे तरीके से। अब भाई जब घटना घट गई, तो कोई घटना घटती है, ये हत्याकांड हो गया जलियांवाला बाग मैसेक्रे, तो क्या करोगे इसके बाद? भाई घटना घटी तो क्या बनाते हैं, तो जांच करा लो। भाई इन्वेस्टिगेशन ही होता है ना, कोई कांड हो जाता है, कोई आपदा आती है, कुछ होती है तो जांच होती है। जैसे भगदड़ हो गई थी, रतनगढ़ हादसा हो गया था मध्य प्रदेश में, तो भाई क्यों भगदड़ हुई, जांच कराओ। ठीक है, कहीं गोली कांड हो जाए, क्यों हुआ, जांच कराओ। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाया गया। तो जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई, ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर दो कमेटी बनाई गई, एक अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी और एक कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी। ठीक है, तो दो कमेटी क्या क्या, एक तहकीकात कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी बनाई गई। ठीक है, तो हंटर ही इसके अध्यक्ष थे, तो हंटर कमेटी हो गई। जो तहकीकात कमेटी थी इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। जानते हैं इनका नाम? मदन मोहन मालवीय को सुना है आपने, जाना है? पहले तो इनका निकनेम क्या है, उपनाम। लाइव क्लास रिप्लाई करो। इन्हें बेटा महामना, जो लोग टीकमगढ़ छतरपुर या इस एरिया के हों तो बेटा महामना एक्सप्रेस चलती है, भोपाल से ही चलती है, खजुराहो जाती है, तो महामना मदन मोहन मालवीय हैं। तो ये जो मदन मोहन मालवीय हैं इनकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाई गई। गांधी जी भी इसमें एक सदस्य थे तहकीकात कमेटी में। ठीक है, अब जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तहकीकात कमेटी कैसे लिखोगे? अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, अन्य सदस्यों में गांधी जी। किसकी जांच के लिए? कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन फॉर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ठीक है, और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि 1000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, अब दूसरी कमेटी कौन थी? हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी बनेगी। हंटर कमेटी कहती है कि भैया बस कितने लोग, 379 जो लोग हैं वो मारे गए। तो इनने तो बहुत कम कर दिया, कहाँ 1000, कहाँ 379। तो पूछते हैं हंटर कमेटी किसके लिए बनाई गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, तहकीकात कमेटी किसके लिए बनाई गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने कौन सी और कांग्रेस की तरफ से कौन सी? तो कांग्रेस की तरफ से तहकीकात करेंगे, अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी। हो गई क्लियर? ठीक है, इन लोगों ने भी कोई खास इसको दोषी ठहराया, इसको दोषी नहीं ठहराया, और इन्हें कोई खास दोषी नहीं माना। और इवन ये ब्रिटेन गया तो इनका बड़ा स्वागत किया गया। ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद भारत के लोग और गुस्सा, गांधी जी और नाराज। तो अब क्या हो गया बेटा? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ेगी, महंगाई, इन सब कारणों से गांधी जी जो है, अब कांग्रेस ने गांधी जी को अपना नेता बनाया और कहा कि आप ना असहयोग करो, कि अब हम ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन। तो इन सब घटनाओं के कारण 1 अगस्त 1920 को गांधी जी क्या शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये होगा गांधी जी का पहला जन आंदोलन, क्योंकि जनता हो गई ना, मार डाला इतने लोगों को। तो अब यहाँ पर जो है वो जन आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, ये जो रॉलेट एक्ट था इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं तो रॉलेट एक्ट को बनाया था एक व्यक्ति थे, सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट जो थे एक विधि विशेषज्ञ थे, लॉ स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है किसने? सर सिडनी रॉलेट ने। और इसके चक्कर में जलियांवाला बाग कांड हो गया, इसके चक्कर में अब बाकी चीजें होंगी, अब असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो बेटा यहाँ पर एक और घटना घटती है। 1 अगस्त 1920 को जैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो जाती है यहाँ? और लाला लाजपत राय की नहीं, किसकी? बाल गंगाधर तिलक की।
जैसे ही बेटा बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई, गांधी जी इतने मतलब दूरदृष्टा थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का बहुत प्रभाव था महाराष्ट्र में और बाकी क्षेत्रों में, और क्रांतिकारी नेताओं में तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पॉल है, तिलक और लाला लाजपत राय का प्रभाव बहुत था। तो गांधी जी ने इनको भी नहीं छोड़ा। एक काम करो, एक तिलक फंड बनाओ इनके सम्मान में, और उसमें लोग कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि आंदोलन चलेगा कैसे बिना पैसे के। तो पैसे किससे उगाए इनने? बाल गंगाधर तिलक की डेथ पे इन्होंने क्या बना दिया, एक तिलक कोष, ठीक है, या तिलक फंड। तो इन्होंने एक तिलक कोष बनाया, उस समय काफी करोड़ों रुपए इसमें इकट्ठा हो गए, 5 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर लिए इनने। तो अब इनका आंदोलन बढ़िया से चला। इस दौरान इन्होंने स्कूलों का, कॉलेजों का, कोर्ट का, हॉस्पिटल्स का, ब्रिटिश सामान का, सबका विरोध किया, क्योंकि असहयोग करना है। और ये आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 4 फरवरी 1922 को, पहले ये 5 फरवरी माना जाता था, जब से मोदी जी ने इसको 4 फरवरी बोला, हम भी 4 फरवरी बोलते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को बेटा एक घटना हो जाती है, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर, यूपी में एक जगह है बेटा, एक चौरा चौरी घटना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की। क्या होता है कि जो भी आंदोलनकारी थे, ये आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने इन आंदोलन करने वालों पर, गोरखपुर थाने के चौरा चौरी के पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठियां लगा दी। अब भीड़ है, गुस्सा गई, तो रे रुक जाओ हम बताते हैं तुम्हें। तो इन सबको, पुलिस वालों को थाने में बंद किया और जला दिया। तो अब 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई इस घटना से। अब चूंकि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा वाले। हो गई हिंसा, गांधी जी एकदम गुस्से में बोले ये क्या कर डाला। अब यहां से चीजें बदलना शुरू होंगी। तो इस घटना के विरोध में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन इन्होंने क्या किया? आंदोलन को समाप्त कर दिया या वापस ले लिया। ठीक है, ठीक है, सस्पेंड द असहयोग आंदोलन इन 12 फरवरी 1922 इज ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जैसे ही ये आंदोलन गांधी जी ने वापस लेने की घोषणा की, अब जो नेता थे कांग्रेस के, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक का मानना था कि इतना बड़ा पूरा भारत का मास मूवमेंट है, इतने बड़े स्तर पर लोग इसमें भाग ले रहे हैं, और आपने तुरंत इसको बंद कर दिया एक घटना पर, तो कुछ लोग विद्रोही हो गए। दूसरों का मानना था नहीं नहीं, गांधी जी ने जो किया वो ठीक किया। अच्छा, कोई कांड होता था तो गांधी जी के पास बहुत अच्छा हथियार था, मौन व्रत। हम नहीं बोलेंगे, गांधी जी मौन व्रत कर लिए। अब लोग परेशान, क्योंकि नेता तो चाहिए। तो दो हिस्सों में कांग्रेस फिर से बट गई। तो ये था कांग्रेस का सेकेंड डिवीजन, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। इसमें एक कौन होंगे? जो होंगे परिवर्तनवादी, चेंज करने वाले, और एक होंगे अपरिवर्तनवादी। अब यहाँ गरम दल नरम दल नहीं है, परिवर्तनवादी जो चेंज चाहते हैं, और जो विदाउट चेंज, बिना चेंज वाले अपरिवर्तनवादी। तो यहाँ पर जो परिवर्तनवादी थे, जिनमें एक थे सी आर दास, एक थे मोतीलाल नेहरू, इन्हीं के साथ सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोग। तो इन्होंने, अब क्या हुआ इस घटना के बाद? दो हिस्सों में बट गया कांग्रेस। क्या क्या? परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी में कौन? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने
कहा ठीक है। अब इनका बेसिकली मानना क्या था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का, कि इतनी जनता को हमने बड़ी मुश्किल से इस पूरे सिस्टम में लेके आ पाए हैं, अगर हमने कोई काम नहीं किया तो फिर से हम जनता को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस का प्रभाव नहीं रहेगा। तो बाकी लोग मान नहीं रहे थे। अच्छा, बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पर गांधी जी के एकदम कट्टर समर्थक थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनके साथ थे या परिवर्तनवादी में, राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जो परिवर्तनवादी थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनने कहा हम अलग पार्टी बनाते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ और इन्होंने 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अभी मैं बैक में दिखा दूंगा थोड़ा सा बस आगे तक, क्योंकि अब जगह नहीं बची है। तो क्या हुआ बेटा, 1923 क्या बन गई, स्वराज पार्टी बन गई। अब स्वराज पार्टी बनाई किसने, बोलो जल्दी से, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। ठीक है, कहाँ बनाई, लिंक चली गई, इलाहाबाद में बनाई। कब बनाई, 1923 में। किस कारण बनाई, कारण क्या था पीछे बताओ जल्दी से। असहयोग आंदोलन को वापस लेना, तो असहयोग आंदोलन को सस्पेंड, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जैसे ही इन्होंने स्थगन किया, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसके कारण, और दूसरी क्या, चुनाव में भाग लेना, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इन कारणों से इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। ठीक है, गांधी जी चुप है एकदम, 1923 पूरे चुप रहे गांधी जी, मतलब समझ रहे हो ना। फरवरी में हो गया, फरवरी चुप पूरा, 22 चुप, 23 चुप, 24 में गांधी जी फिर जागे। तो 1924 में बेटा एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा सेशन, बेलगांव सेशन। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। एक तो ये बहुत पेटेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, तो वो था बेलगांव अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बन गए गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी अध्यक्ष बने सो बने। अब गांधी जी जागते हैं तो बहुत सोच समझ के जागते हैं, बोले यार इनका प्रभाव बढ़ रहा है स्वराज पार्टी का। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से एक स्टेटमेंट दे दिया, बोले स्वराज पार्टी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग है। और इतने से भी काम नहीं चला, बोले एक काम करते हैं, थोड़ा समझौता कर लेते हैं। तो 1924 में ही गांधी जी थे और वहां से थे दास, तो इन्होंने कर लिया गांधी दास पैक्ट। ठीक है, गांधी दास समझौता, सी आर दास थे ना, तो गांधी जी ने दास के साथ समझौता कर लिया, मोतीलाल नेहरू थे ही साथ में, और बात खत्म। और बोले यहाँ अधिवेशन में, बोले कांग्रेस का ही भाग है, भाग लो चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ही। अब ये लोग भाग लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जब 1925 में भाग लेती है इलेक्शन में बेटा, तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट पता क्या होती है, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या केंद्रीय विधान सभा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाने में ये सफल हो गए किसी भारतीय को। ठीक है, क्या हो गए, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाने में ये सफल हो गए, और किसको, विट्ठल भाई पटेल को। अब आपको समझना है कि विट्ठल भाई पटेल कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इनको ये केंद्रीय विधानसभा दिल्ली
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन के रूप में पहली बार, क्योंकि ये जीते चुनाव में, इनकी पार्टी की सीटें अच्छी आई और केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाने में ये विट्ठल भाई पटेल को सफल हो गए। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रोल हो गया। गांधी जी ने चौका नहीं सिक्सर मारा, फ्री हिट मारी और इनको अपनी तरफ कर लिया सबको। झगड़ा खत्म, कांग्रेस विजयी। बेसिकली जीती कौन थी? स्वराज पार्टी, लेकिन बना किसकी जीत दी? कांग्रेस और गांधी जी की। और इस तरीके से 1925 में गांधी जी का प्रभाव फिर से लौट आया। इसका प्रभाव लौट आया गांधी जी। तो हमने ये देखा कि गांधी जी जो हैं, क्या किया गांधी जी ने 1922 में, जब चौरा चौरी कांड हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने 4 फरवरी को ये घटना हुई और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, वापस ले लिया और उसके बाद चुप हो गए। इस घटना के विरोध में कांग्रेस में 2 पार्ट हो गए, एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी में CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई 1923 में, जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में। और असहयोग आंदोलन का जो स्थगन था इसका कारण था, और दूसरा चुनाव में भाग लेना था, एक्टिव दिखाना था अपने आप को बेसिकली। तो इस तरीके की चीजें हो गई। इन चीजों के चलते अब आगे जब 1924 आएगा तो गांधी जी फिर से एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने में गांधी जी ने दास के साथ समझौता कर लिया, जिसे हम गांधी दास समझौता कहते हैं। ये मेंस में भी पूछा गया है। 1924 में हुआ, किनके बीच हुआ? गांधी जी और CR दास के बीच में हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इससे क्या होगा कि ये चुनाव में भाग लेंगे। फिर बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने बड़े गर्व से घोषणा कर दी कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक भाग है और चुनाव में भाग लो। इन्होंने भाग लिया, ये सफल रहे। और 1925 में ये पूछा जाता है कि केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय जो अध्यक्ष बने थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। तो ये अध्यक्ष बनते हैं, ये इनकी उपलब्धि थी बहुत बड़ी, और बहुत सारी जगहों पे सीटें जीतते हैं। तो इस तरीके से 1925 में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये 1925 तक की कहानी है गांधी जी की। थोड़ा सा मैं यहाँ रुकूंगा। विट्ठल भाई पटेल बड़े भाई थे वल्लभ भाई पटेल के, और इनके तो खून में क्रांति थी। इनके पिता थे झाबेर भाई पटेल। अभी जब हम आपको 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे आगे चल के, तो 1857 रिवॉल्ट में, 1857 की क्रांति में झाबेर भाई पटेल ने, ठीक है, कौन थी मुख्य लीडर 1857 की क्रांति की? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरफ से भाग लिया था। तो खून में ही क्रांति थी कि झाबेर भाई पटेल ने 1857 क्रांति में भाग लिया। दोनों बेटे जो हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और आज हम जो भारत देखते हैं, आप जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। अदरवाइज हम इतनी सारी देसी रियासतों में होते, भोपाल रियासत का हिस्सा होते हम, ये भी कह सकते हैं। अगर भोपाल में होते, कहीं और होते, तो बुंदेला, बघेल, जो भी है, अलग अलग चीज़ों के हिस्सा होते। ये चीज़ 1925 में ही बेटा एक और घटना होती है, और वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी, पहले इसे बेटा नाम दिया जाता था काकोरी कांड, लेकिन बाद में भारत सरकार ने कहा यार कांड क्यों, हमारे क्रांतिकारियों ने तो देश के लिए किया है। तो इसको नाम दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। आप समझने के लिए काकोरी कांड लिख लीजिए, काकोरी इंसिडेंट। बट अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में क्या नाम है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम है। ठीक है, तो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये कब हुआ? डेट 28 अगस्त नहीं है, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो गया। ठीक है, तो अब यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
अब हो क्या रहा था उसको समझो, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इस घटना को सीखने के लिए। 1924 है। अब देखो बेटा, जब गांधी जी ने ना अपनी चीजें बंद कर दी थी 22 में, तो कांग्रेस का ही गरम दल वाला हिस्सा थोड़ा पावर में आएगा, क्योंकि नरम दल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, गांधी जी चुप हैं, इनके साथ वाले चुप हैं, थोड़ा ये अब जो वादी हैं ये स्वराज पार्टी बना रहे हैं। तो 1924 में एक पार्टी बनती है क्रांतिकारियों की तरफ से, जिसका नाम दिया जाता है, अलग से भी क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, तो उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहां लिख रहा हूं जिससे फिर मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा। HRA बनी 1924 में और कानपुर में बनी है। कहां बनी? ठीक है। और इसमें थे एक सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना ही होगा आपने, आजाद हैं आजाद रहेंगे, भगत सिंह, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, इनको ध्यान रखना। मेन फाउंडर में सचिंद्र नाथ सान्याल आते हैं। कहीं गलती से सत्येंद्र नाथ लिखा हो तो सत्येंद्र नाथ नहीं है, सचिंद्र नाथ सान्याल है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, और इन्हीं के सदस्यों में जो थे उन्होंने ही काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। अब जैसे इनमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, आप तो ऐसे बता दो, मास्टरमाइंड ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन, किनका दिमाग था इसके पीछे? बोलिए। वेरी गुड। तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब जो थे, यही मास्टरमाइंड थे काकोरी ट्रेन एक्शन के, और ये ऑलरेडी किसके सदस्य थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ सदस्य, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल एक, रोशन सिंह, सुनना अब नाम अच्छे से, रोशन सिंह दो, राजेंद्र लाहड़ी तीन, और अशफाक उल्ला, कौन? अशफाक उल्ला चार। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला, ये चार मेन लोग थे जिन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया कि इन्हें फांसी कहां कहां दी गई, तो अभी याद हो जाएगा आपको। तो पहले तो आपको समझ में आया, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को होता है, काकोरी उत्तर प्रदेश में है। ट्रेन जो थी वो 8 डाउन एक्सप्रेस थी। कौन सी ट्रेन को लूटा था? 8 डाउन एक्सप्रेस थी, लखनऊ सहारनपुर। क्या थी ये? लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन एक्सप्रेस को इन्होंने काकोरी नामक जगह पर इस ट्रेन में रखे हुए सरकारी खजाने को लूट लिया था, जिसके मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल। तो मुख्य अभियुक्त कौन थे, मुख्य कौन थे मास्टरमाइंड? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां थे। बाद में जब इन्हें पकड़ लिया गया तो इन्हें क्या हुआ? फांसी की सजा दी गई। अब ऐसे समझो कि भाई राम प्रसाद बिस्मिल, अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान राम की किताबें सबसे ज़्यादा कहाँ से छपती हैं? कौन सी प्रेस है जो भगवान राम की किताबें छापती है? सब जानते हैं, सबने नाम सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर, सुना है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम कहाँ मिलेंगे? गोरखपुर में। तो कनेक्ट करो चीजें ना, आपको एक समय के बाद तभी याद रहेंगी जब कनेक्ट होंगी। मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूँ। तो गीता प्रेस गोरखपुर में है, तो राम कहाँ? क्योंकि भगवान राम का लिटरेचर सबसे ज्यादा गोरखपुर से छपता है, गीता प्रेस से। तो इनको फांसी दे दी गई गोरखपुर में। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। अब बात करते हैं अशफाक उल्ला। देखो अशफाक में क्या आ रहा है? फा।
देखो फा कहीं नहीं है इतने लोगों में, तो अशफाक को कहाँ, फैजाबाद में, फैजाबाद उत्तर प्रदेश है, तो अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी दे दी गई। रोशन, भैया जीवन रोशन किससे है, आंखों से है ना, और आंखों को हम बोलते हैं नयन, हिंदी में बोलते हैं ना पर्यायवाची नयन, तो नयन को कर दो नैनी, नैनी जानते हैं इलाहाबाद के पास है, तो नैनी उत्तर प्रदेश में रोशन, नहीं तो ना ना, तो रोशन को कहाँ, नैनी उत्तर प्रदेश में। अब बचते हैं राजेंद्र लाहड़ी, तो राजेंद्र लाहड़ी जो थे ना गोंडा, कहाँ पर, तो डा और अणा देखो ये मिल रहा है, तो राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी में, अशफाक फा फैजाबाद में, और राम प्रसाद, तो राम तो गोरखपुर में ही मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा हो तो योगी जी को याद कर लो गोरखपुर मठ, तो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये है पूरा आपका काकोरी ट्रेन एक्शन, और ये कहाँ से जनरेट हुआ, 1924 में, जो कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्लाह, इन सब ने मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। उसके इन सदस्यों ने काकोरी ट्रेन को लूट लिया, एट डाउन एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस को, और उसके बाद जब इन्हें पकड़ लिया गया तो इन्हें फांसी की सजा अलग अलग जगह हुई, जिनमें से अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में, राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। तो ये हम आ गए 1925 तक की घटनाओं पर। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लें जल्दी जल्दी। तो देखिए शुरू में हमने आपको बताया गांधी जी शुरू होते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। तो गांधी जी ने क्या शुरू किया, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें तिनकटिया पद्धति का विरोध किया, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था और ये सफल हो गया था। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक की, और इस अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने पहली बार अनशन किया और प्लेग बोनस देना स्वीकार कर लिया गया। और गांधी जी का पूछे पहला श्रमिक आंदोलन कौन सा था, तो यही था लेबर के लिए, लेकिन जन आंदोलन नहीं है ये। फिर 1918 में ही गांधी जी खेड़ा आंदोलन में इंदुलाल याग्निक और बाकी लोगों के साथ खेड़ा आंदोलन करते हैं, फसल खराब हो गई थी, और ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल हो जाता है। फिर 1918 की जब हम बात करते हैं तो 1918 के बाद 19 आएगा, और 1919 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी रॉलेट एक्ट आता है। सर सिडनी रॉलेट बनते हैं इसके अध्यक्ष, ये लेके आते हैं, इसका विरोध होता है, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक आम सभा होती है 13 अप्रैल 1919 को। उसमें जनरल आर डायर पहुंचता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसमें इनके अनुसार एक कमेटी बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हंटर कमेटी, और कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी, और ये कहते हैं कि केवल 379 लोग, और ये कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी विरोधी हो जाते हैं, और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बढ़ती महंगाई, चावल की कमी, इन सब कारणों से कांग्रेस कहती है कि अब हमें असहयोग करना चाहिए। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी दिन तिलक साहब की डेथ हो जाती है, तो तिलक फंड या तिलक कोष बनाया जाता है। इसके बाद ये बढ़िया से चल रहा था, तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की जलाकर हत्या कर दी जाती है, जिससे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसका विरोध होता है, और कांग्रेस दो हिस्सों में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में बढ़ जाती है। तो जो परिवर्तनवादी थे उनमें CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, इनने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। इसके बाद गांधी जी 1924 में फिर से एक्टिव मोड में आते हैं, और गांधी जी दास के साथ समझौता करते हैं, जिसे गांधी दास समझौता कहते हैं। और इसके बाद कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी कहते हैं कि स्वराज पार्टी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1925 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी की तरफ से विट्ठल भाई पटेल जो है
केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बन जाते हैं। ये उपलब्धि इन्हें अर्जित हो जाती है। दूसरी तरफ क्रांतिकारी घटनाओं में अगर हम बात करें तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, और रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल का मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में है, ठीक है। और आज़ाद भी मध्य प्रदेश के हैं, आप जानते हैं, भाभरा, अलीराजपुर। तो ये, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद नगर भी कहते हैं। तो इनको क्या होता है, ये सब लोग रहते हैं। 9 अगस्त 1925 को इसके रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि मास्टरमाइंड थे 8 डाउन एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस को ये लूट लेते हैं। इसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। और इसके बाद किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ? गोरखपुर में फांसी दे दी जाती है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में फांसी दे दी जाती है। इस तरीके से ये घटनाएं जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती। कोई भी डाउट, कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए, किसी भी तरीके। कनेक्ट हो रहा है? देखो कैसे जनरेट हुई चीज। 1919 के रॉलेट